हेलो। तो सुबह मैंने आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव लाइव क्वेश्चन किया था, 2016 का क्वेश्चन किया था और हमको लगता आधा कर लिए। ये वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, कुछ लोगों का शिकायत है। मैंने पहले कहा था कि मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो अपलोड नहीं होता है, क्या वजह है? या 24 घंटे के बाद होते हैं, 48 घंटे में होते हैं। वीडियो अपलोड होगा तो बना करके हम तो चले जाते हैं फिर इंस्टीट्यूट पढ़ाने के लिए। तो आप लाइव जो है देखें, अगर नहीं तो बाद में देखें, अगर आपके पास आ जाता है वीडियो तो, और नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि प्ले लिस्ट में चला जाए। तो प्ले लिस्ट में अगर डाउनलोड भी नहीं होगा तो आप चला लेंगे यूट्यूब से। अब है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो हम 3 दिन से लगातार बना रहे थे, कल छोड़ दिया था, लेकिन आज फिर से कंटिन्यू है। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन 7, 8, 6, 5 ऐसे करके चलता रहेगा। बस आपको छोटा वीडियो आधा पौने घंटा का होगा, 4-5 वो भी देख लेना है। लाइव तो मेरे साथ चलते हैं। मैंने आपको छुट्टी जो दिया है खास करके ऑफलाइन, तो बस इसी पर्पज़ से दिया है कि आपका जितना रिवीजन हो कर दें। इसके बाद जो क्वेश्चन छूटे हुए रिप्रोडक्शन का वो भी करके मैं आपको जो है ऑनलाइन पढ़ा दूंगा। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, मैंने बना लिया टाइम बचने के चलते और थोड़ा सा अच्छा भी आपको समझा सकें। तो मैंने कहा कि आपको बोलेगा पीबीआर का स्ट्रक्चर बनाइए। तो जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हैं उनको तो पता है पीबीआर। पी से प्लाज्मिड होता है, बी से बॉलीवर होता है, आर से रॉडरिग्ज। बॉलीवर रॉडरिग्ज ने जो प्लाज्मिड था उसमें थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफिकेशन किया, तो उन्होंने क्या बनाया? पीबीआर 322। तो ये पीबीआर 322 जो होता है ये है क्या? यह एक प्रकार का प्लाज्मिड है जो किसने बनाया था? बॉलीवर एंड रॉडरिग्ज ने बनाया था। और इसमें जो होते हैं एक्चुअली कुल 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है। देखिए, एक यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, एक सर्किल बनाना है 2 ठो है, जिसे कि आप सर्किल बना करके, और उसका जो डीएनए है एक्चुअली ये क्या है? ये डीएनए का 2 धागे हैं जो सर्कुलर में है। और जगह जगह जो है ना, जैसे कि इतना दूर जो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो है एम्पीसिलिन, एएमपीआर का मतलब हुआ एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन। और इतना दूर जो यहाँ पर दिख रहा है ये आपको क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन। क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन है। तो 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है, ठीक है। और इसके बाद आपको मैं इशारा किया हूं कि यहाँ पर काटने का जगह है। मैंने बोला था काटता है किससे? डीएनए को। डीएनए का ये 2 धागे हैं, ऐसे देख लीजिए, ऐसे। हाँ, 2 जगह एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन, ऐसे ही फिगर बनाना है आपको। और ये इशारा किया यहाँ पर काटने का जगह है। ये कुछ नहीं है, ये लकीर दिया है मैंने आपको समझाने के लिए। इस जगह पर और इस जगह पर एम्पीसिलिन जो रेसिस्टेंस जीन है उसी के बीच में 2 एंजाइम काटने की जगह है। पीएसटी फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट, ये एंजाइम का नाम है जिसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। यहाँ पर काटने की जगह है इकॉर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर जो काटने का जगह है यहाँ पर क्ले फर्स्ट, और यहाँ पे काटने का जगह है हिंड सेकेंड। तो और इसके बाद इधर जो जीन हुआ ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन है। और यहाँ पे काटने का जगह है बैम H1, और यहाँ पे काटने का जगह है सेल फर्स्ट। और इसके बाद थोड़ा गैप है, इसके बाद यहाँ आरओपी। आरओपी का मतलब है रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन का जीन है, इसका पूरा नाम होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। और यहाँ पर भी एक काटने का जीन है, तो काटने का एंजाइम का जगह है यहाँ पर भी, तो पीवीयू सेकेंड। और यहाँ पर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ऑरिसी, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये आपको बेसिक आपको मैंने पहले ही बताया है और आपको जानना है, ठीक है। आपको बस यही कहेगा व्हाट इज द पीबीआर। पीबीआर का स्ट्रक्चर किया तो यही स्ट्रक्चर बनाना है, एक सर्कुलर बनाना है। 2 जगह आपको बड़ा ऐसा गैप जो है ये जो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है। क्या है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है। इस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन में काटने का जगह है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ठीक है। बाकी बात 3 ऊपर में है, और यहाँ जो है एक यहाँ काटने का जगह है। तो टोटल 8 जगह काटने का है। अब इसके बारे में कुछ लिखना नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर बोला है। अगर लिखने का कभी नौबत आ जाए तो वो 2 नंबर में, एक्चुअली ये लॉन्ग में पूछा जाता है। ये किस में पूछा जाता है? लॉन्ग में।
कब पूछेगा लॉन्ग में? जब एक लॉन्ग में दो शॉर्ट रहेगा, एक ये वाला देगा, इसके साथ कोई और जोड़ देगा। इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में डाल दिया कि अगर कभी ऐसा हो तुमको पूछे एक लॉन्ग और एक मतलब कि एक लॉन्ग में दो शॉर्ट, तो ये वाला क्वेश्चन देगा। ऐसा होता है, पिछले साल भी ऐसा हुआ है। तो इसको बना लेना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है आपको, ठीक है। अगर एक दो चीज़ छूट भी जाएगा तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम दे देगा, बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनर है, जो जांच करने वाला, दे देगा एग्ज़ाम। इसलिए बस इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो पीबीआर क्या है? एक प्लाज्मिड है जो किसने बनाया था? बोलीवर एंड रॉड्रिग्स ने बनाया था। किसको? प्लाज्मिड को रिकंस्ट्रक्शन करके, ठीक है। और इसमें कितने होते हैं एंजाइम काटने की जगह? 8। और एक ऑरिजिन होता है, ऑरिसी, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक यहाँ पर है आरओपी, जो रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन है। ये प्रोटीन बनाता है जो रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। तो इतना जानने के बाद ये स्ट्रक्चर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब है कि नीचे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको नहीं तो एनसीईआरटी में है, बायोटेक्नोलॉजी में, आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इजी है। व्हाट इज प्लाज्मिड? क्योंकि वो क्वेश्चन लिख दिया था पीबीआर का स्ट्रक्चर पहले ही। यहां पर व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड क्या है? व्हाट इज प्लाज्मिड? हिंदी वाले क्या कहेंगे इसको? प्लाज्मिड क्या है, या प्लाज्मिड के बारे में बतावे। तो जानिए, पहले मैं समझा दूं, जितने भी आप बैक्टीरिया देख रहे हो, जितने भी बैक्टीरिया देख रहे हो, उसके बाद मेन क्रोमोसोम होता है। कौन क्रोमोसोम होता है? मेन क्रोमोसोम होता है। इस मेन क्रोमोसोम को छोड़कर, यानी कह सकते हैं आप कि मुख्य गुणसूत्र, हिंदी वाले, मुख्य गुणसूत्र को छोड़कर इसके पास और होते हैं डीएनए। वो डीएनए स्मॉल होता है, डबल सर्कुलर होता है। जैसे यहां पर जो मैं आपको दूसरे पेन से बना दूं, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और किसी किसी में देखा गया है 15 से 100 तक हो सकता है। ये आपको किसी किसी बैक्टीरिया में, लेकिन प्रायः 1 से 2 होता है। तो ये जो मेन क्रोमोसोम को छोड़ करके जो ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मिड। सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर इसके पास 2-3 पॉइंट लिखना है तो कहेंगे खास करके इन बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया में, इन बैक्टीरिया में क्या होता है कि मेन क्रोमोसोम को छोड़कर, आप सीधा इतना बोलो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी क्रोमोसोम को छोड़कर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो आप कह सकते हो एक्स्ट्रा सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि मुख्य गुणसूत्र को छोड़कर, यानी बैक्टीरिया में मुख्य गुणसूत्र को छोड़कर इसमें जो एक्स्ट्रा, यानी कि एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। हिंदी वाला क्या लिखेगा? मुख्य गुणसूत्र को छोड़ करके बैक्टीरिया में और डीएनए पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड स्मॉल होता है, क्या होता है? थोड़ा वेरी स्मॉल कह सकते हैं, एंड सर्कुलर, ये सर्कुलर है, एंड डबल स्टैंडर्ड। दो धागे का बना होता है। आप कह सकते हो दूसरा पॉइंट कि ये छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, और ये सर्कुलर तो है ही, यानी गोलाकार होता है।
तथा ये 2 धागे का बना होता है। एकदम आराम से लिख सकते हैं। तीसरा इसके पास कुछ जीन रहता है जो बैक्टीरिया को मदद मिलता है, वो जीन का नाम है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। तो इट कैरी या इट हैव एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। और हिंदी वाला इसको लिखेगा कि इसके पास एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन होता है। हिंदी में भी लिखेंगे प्रतिजैविक नहीं लिखेंगे, बहुत ज़्यादा हिंदी हो जाएगा। इसका हिंदी होता है एंटीबायोटिक का प्रतिजैविक, लेकिन आपको हिंदी में लिखना है कि इसके पास क्या होता है, एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन होता है। एकदम आसान से आइए फिगर बना दीजिएगा। इसमें से अगर एक पॉइंट छूट भी गया और ये फिगर रहा मात्र, और ये क्या है, ये आपका बैक्टीरिया है। एक बैक्टीरिया में आपका मुख्य गुणसूत्र को छोड़कर इसके पास और डीएनए है, इसको हम लोग क्या कहा, प्लाज्मिड कहा। इसमें आपको 2 नंबर दे देगा आराम से, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये प्लाज्मिड भी आपका हो गया आराम से। चलिए अब इसको आप ले सकते हैं, लिख सकते हैं हिंदी में, सबका हिंदी बोल दिया। ये वेरी स्मॉल मतलब बहुत छोटा होता है और गोलाकार होता है और 2 धागे का बना होता है, जो हिंदी वाले लिख लेंगे। और ये क्या है, डेफिनेशन क्या है इसका, डेफिनेशन यही है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है और सर्कुलर है, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। तो 2-3 पॉइंट करके ऐसे ही लिखेंगे, आप आराम से आप नंबर पाएंगे। अगर इसमें से कुछ भूल भी गए तो इसको लिख दिए, सिर्फ इसको आप लिख दोगे तो आपको 2 नंबर दे देगा। क्योंकि यहाँ पर लिखे हो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, यानी कि एक्स्ट्रा है और सर्कुलर, ये मेन क्रोमोसोम है। तो बैक्टीरिया में अक्सर इसकी संख्या कितनी होती है, और लड़का बढ़ा के लिखेगा, थोड़ा लार्ज करके लिखेगा तो कहेगा 1 से 2 पाए जाते हैं प्रायः एक बैक्टीरिया में। इसकी संख्या हो सकती है कि 15 से 20 भी हो, इसकी संख्या 15 से 20 भी हो। तो लिखने का है अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया, धीरे धीरे इसी तरह क्वेश्चंस करते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जितना मैंने आपको दिया है सजेशंस में, अगर आप उतना नहीं करेंगे तो फिर आप करेंगे क्या। मानते हैं कि कोरोना काल हुआ, पढ़ाई भी हुआ, सिलेबस भी बहुत कवर किया हमने बायोलॉजी में, आपने भी किया मेरे साथ, लेकिन आपको बहुत कुछ रिवीजन करना है। आप कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन। क्वेश्चन है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन। और हिंदी होता है स्वपरागन एवं पर परागन में अंतर बतावें। पर परागन में अंतर ऊपर डिफरेंस नहीं लिख पाए हैं, क्योंकि इधर डिफरेंस लिखेंगे तो हो सकता है नहीं दिखे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है तुमको। आओ यहाँ पर, तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर क्या है। अगर ये तुमको कहे तो आपको मैंने बोला था अंतर कभी भी कहे तो आप क्या कहोगे कि द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन आर गिवन बिलो। या लड़का हिंदी में बोलेगा कि स्वपरागन तथा पर परागन में नीचे अंतर दिया गया है। तो एक तरफ क्या लिखिएगा आप, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे आप, क्रॉस पॉलिनेशन। इससे एक सवाल आता ही है, अगर किसी लड़का को सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पूछा 2 नंबर का, तो इधर वाला लिख देंगे, क्या इधर वाला लिख देंगे, और क्रॉस के लिए पूछा, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए तो इधर वाला लिख देंगे, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या अंतर है तो आप जानते हो क्या। अब सुनिए मेरी बात, जब एक प्लांट का फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों होता है, इसका जो है पराग कण, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पोलन ग्रेन, अगर इसका पोलन ग्रेन खुद के
स्टिग्मा पर पहुंच जाए, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। भूल गए सब? इसको कहते हैं स्टिग्मा वर्तिकाग्र। और ये है आपका पोलन ग्रेन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं परागकण। क्या कहेंगे जब अंग्रेजी वाला लिखेंगे, सॉरी, कि when the pollen grain of same flower transfer to the स्टिग्मा सेम फ्लावर का, इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागन। हिंदी वाला इसको लिखेगा, क्या लिखेंगे कि जब अपना ही पुष्प का, एक ही पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसको क्या बोलते हैं आप? स्वपरागन। इधर जस्ट उल्टा होगा कि एक जाति का, मतलब जैसे आम जाति है तो आम जाति का एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। अंग्रेजी वाला सेम उसको अंग्रेजी कर लेगा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू नेक्स्ट फ्लावर, वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम स्पेसीज इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। जो मैंने बोला आप लिख लेंगे। तो यहां पर मैंने डिफिनेशन दोनों के बारे में बताया। यहां होगा सेम फ्लावर के बीच, सेम फ्लावर यानी पोलिनेशन होगा, और यहां होगा पोलिनेशन बिटवीन क्या? बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट का मतलब समझे, अलग अलग प्लांट का। ये शॉर्ट में यहां पर आप सिंपल यही कहेंगे कि एक जो पुष्प था उसी का नर युग्मक उसके कहां पर गया? वर्तिका पे गया, यानी कि वर्तिकाग्र पर गया, स्टिग्मा पर गया। इसको क्या कहते हैं हम? स्वपरागन। अगर एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है उसको क्या कहते हैं आप? परपरागन। और इसमें जो होता है वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि एक ही पुष्प का जो है नर और मादा युग्मक मिलेगा तो संतति में वेरिएशन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या कहेंगे कि ऑफ स्प्रिंग में वेरिएशन नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं वेरिएशन नॉट अकर इन ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग संतति। इसमें क्या होगा? दो अलग अलग मिलेगा तो इसमें क्या होगा? वेरिएशन अकर बिटवीन अमोंग ऑफ स्प्रिंग, यानी संतति के बीच में क्या होगा? परिवर्तन होगा, एक नया गुण आएगा। तो ये दोनों काफी है अंतर, 4 पॉइंट हो गए। और लिखने का तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, किसमें होता है एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हिंदी करके लिख देते हैं, हिंदी करके बोल देते हैं, आपको समझा दिए, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या इसको कहा जाता है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिख रहा है आप लोगों को? देखें तो थोड़ा, दिख रहा है? हाँ, चलिए आइए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इसको आप हिंदी में कह सकते हैं,
हिंदी में कह सकते हैं जैल परिसंचरण क्या है? जैल परिसंचरण क्या है? या एगारोज जैल परिसंचरण क्या है, यही पूछेगा। इसके बारे में बताइए या क्या है। तो तुमको एक चीज बताए थे, यह एक सेटअप है, एक टेक्निक है। इस टेक्निक के द्वारा डीएनए के टुकड़े को अलग किया जाता है और आरएनए के टुकड़े को अलग किया जाता है। यहाँ पर प्रोटीन के टुकड़े को भी अलग किया जाता है, क्योंकि इस सब में चार्ज होता है इसके टुकड़े में। तो आपको पता है कि डीएनए को जब टुकड़ा करते हैं तो इसके टुकड़ा जो है, कोई छोटा टुकड़ा होगा, कोई बड़ा टुकड़ा है। टुकड़ा किसके सहारे करते हैं याद है आपको? मैंने बताया था कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज के द्वारा, क्योंकि डीएनए के जो धागे हैं कहीं न कहीं काटने का एक जगह होता है जिसको हम पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, पैलेंड्रोमिक अनुक्रम कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका इंजाइम है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज RE, इसको कट करता है और इसको चॉप करने के बाद एक बड़ा और छोटा डीएनए का टुकड़ा तैयार करता है। अब इस टुकड़े को हम इसके साइज के अनुसार इसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और वो किस टेक्निक से कर सकते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, यानी जेल परिसंचरण के द्वारा। तो जेल परिसंचरण क्या है? एक टेक्निक है जिसमें डीएनए को टुकड़ा को उसके साइज के अनुसार, उस पर चार्ज के अनुसार उसको अलग कर सकते हैं। चूंकि बहुत बड़ा नहीं करना, आपको टेक्निक के बारे में नहीं बताना है, आपको 2 नंबर का सवाल शॉर्ट में है, फिर भी हम समझाने का कोशिश करते हैं कि अगर लॉन्ग में भी आ गया तो आप इसको आराम से बना सकते हो। तो आप कह सकते हो कि सिंपल, अगर अंग्रेजी वाले लिखेंगे तो यही कहेंगे कि इट इज ए टेक्निक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या? इट इज ए टेक्निक थ्रू विच द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए are separated according to their charges and size। इसके चार्ज और साइज के अनुसार क्या करते हैं? इसको अलग कर सकते हैं। और हिंदी वाले लिखेंगे कि जेल परिसंचरण एक तकनीक है जिसके मदद से डीएनए के टुकड़े को हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए के टुकड़े में क्या होता है? साइज के अनुसार उस पर चार्ज भी होता है। जो जितना छोटा होगा वो उतना ही स्पीड से आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस पर चार्ज के अनुसार उसको सेपरेट करता है। मैंने बताया था कि एक एगारोज है जो कि समुद्र समझ रहे ना, समुद्री घास जिसको कहते हैं, उस समुद्री घास से उस एगारोज को हम लोग पाउडर की तरह सुखा लेते हैं और उसको पानी में गर्म करने के बाद वो जेल बन जाता है। और उस जेल को ऐसे करके, मानिए ये क्या है आपका, ये जो है आपका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा है दम वाला क्वेश्चन है यार। ये जो है ना अभी का मौसम, देखिए ये मानिए बॉक्स है जो टिफिन के जैसा होता है, मानिए ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद जो है ये टिफिन के जैसा आपका बॉक्स है। इस बॉक्स में आप जेल भर दीजिए, किसका? एगारोज का। इसमें जेल भर गया, इधर जो है पॉजिटिव से, इधर निगेटिव से आप जोड़ दीजिए बैटरी से, कम वोल्ट से। और आपको पता है कि जिधर प्लस आपने जोड़ा तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिधर से आपका जो माइनस जुटा वो उधर निगेटिव चार्ज हो गया। क्योंकि इधर निगेटिव है तो आप जानते हो एक तरफ हो गया एनोड, एक तरफ हो गया कैथोड। तो एनोड जो है आपका किधर है? एनोड तो इधर निगेटिव चार्ज की तरफ होगा, और कैथोड क्या है? पॉजिटिव चार्ज की ओर, यही ना। ऐसे जानिए उल्टा होता है, कैटायन होता है क्या? एनायन होता है आपका माइनस, और कैटायन क्या हो जाता है? प्लस। लेकिन यहाँ कैथोड जब कहेंगे तो उल्टा हो जाएगा। कैथोड आपका जो होगा ये आपका हो जाएगा ये, और एनोड हो जाएगा ये।
तो जिधर निगेटिव चार्ज है उधर ही डीएनए का टुकड़े को क्या करते हैं, आप डाल देते हैं डीएनए के टुकड़े को, और इसके पास इसमें चार्ज जब दौड़ाते हैं तो डीएनए का टुकड़ा साइज के अनुसार अलग हो जाता है, क्योंकि ये जो जेल है इसके अंदर पोर होता है, छिद्र होता है। उस छिद्र से सबसे छोटा सबसे आगे रहेगा, उससे बड़ा उससे पीछे, सबसे बड़ा जो होगा सबसे पीछे, क्योंकि जो सबसे छोटा है वो प्लस की ओर बहुत जो मतलब कि बहुत स्पीड से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, मतलब कि अपनी ओर खींचा चला जाएगा। तो जो सबसे छोटा है बहुत स्पीड से आगे बढ़ा प्लस की ओर। तो ये जो है डीएनए का बैंड हो गया, ये डीएनए क्या हो गया, बैंड हो गया। तो आप कह सकते हो कि डीएनए का टुकड़ा को हम साइज के अनुसार अलग किए। ये फिगर आपको बनाना नहीं है 2 नंबर में, लेकिन आपको समझाया है मैंने इसलिए कि आप समझो, तो आप 2 नंबर का बना सकते हो, या ये फिगर बना भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आपका इसमें भरा हुआ क्या था, एगारोज जेल। क्या नाम था जी, एगारोज जेल। और डीएनए का टुकड़ा को मैंने डाला निगेटिव की, और मैंने किसको डाला, डीएनए का जो है टुकड़ा को एक मतलब इसको गड्ढा करके जेल में डाल दिया। और तो आप कह सकते हो इंग्लिश वाले क्या, मैंने तो बोल ही दिया कि इट इज ए टेक्निक थ्रू विच द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज और साइज और चार्ज के अनुसार। हिंदी वाला क्या लिखेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि जेल परिसंचरण एक तकनीक है जिसमें हम डीएनए का जो टुकड़ा है उसको हम उसके आकार के अनुसार, उसके साइज के अनुसार इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, और इस टेक्निक का बहुत जगह यूज करते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं हम लोग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेक्निक कर सकते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के समय कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए को टुकड़ा करके हम लोग अलग करते हैं। तो ये सब आप 1-2 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये फिगर भी बना सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कहेगा तो आपको पूरा का पूरा ये जो है आपको ये प्रयोग के द्वारा जो ये दिख रहा है फिगर, इसको साथ में आपको एलेबोरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो आपने समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये भी आप जानते हो। तो मेंडल ने जो दिया आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, चलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, यानी प्रभाविता का नियम क्या है, बहुत पहले पढ़ाए थे प्रभाविता का नियम, शायद भूल गए होंगे। मेंडल जब स्टार्ट किए थे उसी समय मेंडल किस पर प्रयोग किया था, मटर के पौधों पर। उन्होंने जो है 7 कैरेक्टर को चुना था और एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट था, तो टोटल कितने ट्रेट था आपका, 14 ट्रेट था। तो उन्होंने प्रत्येक जो कैरेक्टर में 2 ट्रेट था वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहलाता है। जैसे आप फ्लावर का कलर लेते हो, मटर का फ्लावर का कलर, तो एक था आपका क्या, वायलेट, और दूसरा क्या था आपका, ये वाइट, क्या था आपका, वाइट। एक था वायलेट, एक था वाइट, यानी इसको बैगनी भी कहते हैं आप हिंदी में, हाँ, और ये जो या ब्लू भी कह सकते हैं, और ये आपका तो जान ही रहे सफेद हुआ। तो कहा जब भी वो 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्रॉस कराता था और F1 जनरेशन में वो देखते थे कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर आता है, लेकिन F1 कैरेक्टर में जब वो फिर से सेल्फिंग कराते थे और F2 जनरेशन में जब वो रिजल्ट देखते थे यानी दूसरी पीढ़ी में, तो उनको अनुपात हमेशा क्या दिखता था, 3:1। क्या दिखता था, 3:1, यानी 3 दिखता था वायलेट और 1 दिखता था क्या, वाइट। जैसे आपको मैं फिर से क्लियर कर दूं कि आप दूसरे चीज़ से भी सोच सकते हो। अगर ऐसा नहीं सोच सकते तो ऐसा सोचो, जब एकदम आसान है कि उन्होंने क्या किया कि एक जो है लंबा मटर का पौधा लिया और एक छोटा मटर का पौधा लिया, इसके बीच में जब क्रॉस कराया तो ये हुआ पेरेंट। ऐसे ही फिगर बनाना आराम से। हाँ, अगर आपको फ्लावर का कलर में थोड़ा सा दिक्कत है तो ये देखें जो आप बार बार सुनते आए हो। तो इसमें जो जीन था लंबाई के लिए प्योर लंबा था, तो इसके पास 2 जीन है, एक
पिताजी के तरफ से इसके, यानी कि इसके पिताजी नहीं मतलब फादर के यानी कि मेल के तरफ से, इसके फीमेल के तरफ आया होगा तो 2 जीन तो होता ही है, और दोनों जीन लंबा था तो टी, और ये दोनों जीन छोटा था तो छोटा टी। अब ये पी है तो जब ये क्रॉस करेगा तो गैमिट के जरिए क्रॉस करता है, युग्मक के जरिए, तो युग्मक अलग हुआ तो टी, ठीक है, और क्रॉस इधर भी 2 युग्मक बना टी। ये क्या है आपका युग्मक है यानी कि गैमिट्स हैं, और ये गैमिट्स जो हुआ युग्मक क्रॉस किया, रैंडम क्रॉसिंग होता है, यह इससे भी क्रॉस कर सकता है और इससे भी क्रॉस कर सकता है जी, ये इससे भी क्रॉस करता है, इससे भी क्रॉस कर सकता है। संभावना तो यही है, तो संभावना है तो टी और टी और टी। इसने क्या देखा इन्होंने कि F1 पीढ़ी में, F1 जो जनरेशन था, या F1 डायरेक्ट लिखेंगे, उतना गंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। F1 में क्या देखा, ऑल टॉल था, ऑल टॉल था, तो इसका मतलब क्या 100% टॉल है। लेकिन फिर से इसमें सेल्फिंग कराया, सेल्फिंग दिख रहा है कि नहीं नीचे जी, हाँ दिख रहा है, सेल्फिंग कराया तो F2 जनरेशन में क्या आया, F2 जनरेशन में आपका जो आया क्या हुआ, 3 लंबा 1 छोटा आया, 3:1 फिनोटाइप। तो उन्होंने यही कहा कि इसका मतलब यही है कि एक जो है कैरेक्टर में एक ट्रेट दूसरे ट्रेट पर क्या है, डोमिनेंस है। इसी को उन्होंने कहा क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और उन्होंने सिर्फ इसी के लिए नहीं, ऐसे ऐसे 7 कैरेक्टर पर, जैसे लंबाई में एक बड़ा एक छोटा है, तो उसी तरह 7 फ्लावर में 2 कलर हुआ, एक क्या हुआ, एक हुआ वायलेट, एक हुआ वाइट। तो ऐसे ऐसे उन्होंने 7 कैरेक्टर लिया, एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट था, एक लक्षण में 2 विपरीत गुण था, और उसको क्रॉस कराने के बाद सिर्फ जो है पहली पीढ़ी में 100% एक ही गुण आता था, और दूसरी पीढ़ी में वही 3:1 यानी 3 लंबा 1 छोटा, उसी तरह सब में 3:1 आता था। इन्होंने इसी को कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये ध्रुव सत्य है कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, पर क्या हुआ, प्रभाविता का नियम कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। बोला ऐसा ही है, ऐसा ही रूल है, जब कभी 2 जो है विपरीत गुण होते हैं तो एक गुण दूसरे गुण पर प्रभावी होते हैं, समझ गए, यानी कि एक जीन दूसरे जीन पर क्या है, प्रभावी होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेंडल, व्हेन द 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस्ड, देन one contrasting character appear in F1 generation in 100%, but in F2 generation it appear as 3:1. It means 1 एलील, क्योंकि एक जीन का 2 फॉर्म है, एक बड़ा टिश्यू, 1 एलील suppress the other allele. It is called dominant allele, another is called recessive allele, and this process या this rule is called law of dominance. It is given by Mendel. हिंदी वाले कहेंगे कि जो 2 विपरीत लक्षण वाले गुण को, यानी 2 विपरीत लक्षण को जब पी प्लांट में मेंडल ने क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में 100% आया एक गुण, और उसके बाद जब उसको अपने में सेल्फिंग कराया, सेल्फिंग मतलब अपने में क्रॉस कराया टीटी और टीटी में, तो उन्होंने क्या देखा, 3 जो है आपका जो है ये F1 जनरेशन वाला दिखाया, और एक जो है आपका जनरेशन जो पीढ़ी वाला दिखाया, यानी कह सकते हैं कि 3:1 अनुपात था इनका। और कहना है कि इसमें से जो 2 जीन थे, यानी 2 एलील थे, एक एलील दूसरे एलील को दबा दिया, इसको कहते हैं डोमिनेंट एलील यानी प्रभावी एलील, और दूसरे को क्या कहते हैं, अप्रभावी एलील। और जो ये नियम जो है सबके लिए फॉलो किया, इसको आप क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो एक तो यही फिगर आप करके दिखा देंगे, 2 लाइन लिख करके यही दिखा देंगे, जितना बोले उसमें से 2 लाइन लिखना है। प्रभाविता का नियम जो है मेंडल के अनुसार ये जो सत्य है, और इसका जो जीनोटाइप है वो अलग बात है कि 1:2:1 होता है, जो आप पढ़े होंगे जेनेटिक्स में। तो फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1। लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, प्रभाविता का नियम बताना है, इसलिए आप 2 कैरेक्टर को लेकर चलेंगे, यही बना देंगे और आप 2 लाइन लिख देंगे। मेंडल ने दिया था विपरीत कैरेक्टर में
विपरीत करेक्टर के लिए यानी कि कंट्रास्टिंग करेक्टर के लिए उन्होंने क्रॉस कराया। तो एक 100% आ रहा था F1 जनरेशन में, इसको डोमिनेंट करेक्टर का जो 100% था उसको डोमिनेंट कहा। हाँ, और जब दूसरे में देखा तो डोमिनेंट कितना आया 3, और जो रिसेसिव था जो नहीं आया था पहला पीढ़ी में जो नहीं आया था वो आया 1। इसी को कहते हैं प्रभाविता का नियम, जैसे लिख सकते हैं आप। तो ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखते हैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना चुकी है, आप लोग का ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी यहाँ पे बना रहे हैं। 35 उम्मीद है कि रहने देते हैं आज यहीं, 35 मिनट हो गया है। चूँकि आज आपका लाइव क्लास वो भी किए और थोड़ा थका हुआ हम भी हैं, और क्लास का दिन भर है, और बोले थे आप लोगों को थोड़ा सा तबीयत भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं हम, और आप लोग भी अच्छे से रहेंगे। वो थोड़ा सा आप लोग इस ठंड में अच्छे से पढ़ेंगे, यही 15-20 दिन आपको पढ़ना भी है और ठंड भी है, तो थोड़ा सा, और आज थोड़ा स्लो बोले होंगे हम, लेकिन थोड़ा सा परेशानी है, थका हुआ लग रहा है, तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लेंगे और पढ़ेंगे ज़्यादा। इसलिए बड़ा वीडियो नहीं बनाए, 3-4 क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, शॉर्ट ही था लेकिन बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने समझाया। कॉपी में जाके देखेंगे, फिर मैं समझ में नहीं आएगा फिर एक बार कमेंट कर देंगे, तो फिर मैं एक बार आपको समझा दूंगा। पढ़ते रहें, अच्छे से रहें और मस्त रहें और रिवीजन करते रहें, और इसके बाद जो वीडियो आपका बचा है क्लास वाला वो भी हम 2-3 दिन में बना करके लेक्चर दे करके आपको समझा के दे देंगे, आप पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।